बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि बिहार की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना कितना जरूरी है। ये सिर्फ भूगोल का एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये बिहार की अर्थव्यवस्था और इतिहास की बुनियाद है। चलिए इस बुनियाद को मिलकर समझते हैं। तो चलिए बिहार की कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हम इसकी सबसे पुरानी नींव से शुरू करेंगे, फिर परत दर परत ऊपर आएंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये पुरानी चट्टानें आज भी राज्य को कैसे बना रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बिहार की जमीन के नीचे छिपा क्या है। देखिए, इसके भूगोल, इसकी इकोनॉमी, यहाँ तक कि इसकी हिस्ट्री को समझने की जो चाबी है ना, वो इसकी चट्टानों में ही छिपी है। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक तरह से कहानी की किताब है। इसमें हर रंग एक अलग जमाने को, एक अलग युग को दिखा रहा है, जो हमें करोड़ों अरबों साल के सफर पर ले जाता है। तो जब हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये किसी भी इलाके की बुनियाद है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एनालॉजी। जरा सोचिए कि बिहार एक बहुत बड़ा घर है, जिसे अरबों सालों में परत दर परत बनाया गया है। और देखिए, हर घर की तरह बिहार की भी एक नींव होती है, और ये नींव ये बहुत ही पुरानी है। तो चलिए इस घर के तहखाने में यानी बेसमेंट में उतरते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज से बना है। अपनी नजरें जरा नक्शे के दक्षिणी हिस्से पर ले जाइए। वो गहरा रंग दिख रहा है? बस वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये है बिहार की सबसे पुरानी, सबसे पहली चट्टानें। हमारे घर वाली एनोलॉजी में यही है वो फाउंडेशन, वो नींव। ये बहुत गहरी है और बहुत बहुत मजबूत, और जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, ये खजानों से भरी हुई है। अच्छा, अब परीक्षा के लिए जो आपको जानना है वो ये है, इन चट्टानों को कहते हैं धारवाड़ चट्टानें। ये आर्कियन युग की हैं, मतलब सबसे पुरानी। और सबसे जरूरी बात, ये मेटालिक मिनरल्स से, मतलब धात्विक खनिजों से भरी पड़ी हैं। तो जब भी आप जमुई, नवादा और गया जैसे जिलों के बारे में सोचें तो याद रखिएगा, यहाँ जमीन के नीचे यही खजाना छिपा है। ठीक है, तो नींव तो हमने देख ली। अब वक्त है कि हम घर के पहले माले पर चढ़ें और देखें कि अगली परत कौन सी है। आप जरा नक्शे के दक्षिण पश्चिम कोने पर नजर डालिए। वो थोड़ा हल्का रंग दिख रहा है, वो हैं विंध्यन चट्टानें। ये धारवाड़ चट्टानों से नहीं है, पर बिहार के लिए उतनी ही जरूरी हैं। हमारे घर वाली एनालॉजी में ये है पहली मंजिल, और ये मंजिल सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, ये उन मटेरियल्स के बारे में है जिनसे बाकी सब कुछ बनता है। तो यहाँ की पॉइंट क्या है? विंध्यन चट्टानें जो हैं वो बिहार के इंडस्ट्रियल हार्ट की तरह हैं। इन चट्टानों में मिलता है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए बेहद जरूरी हैं। और यही वजह है कि कैमूर और रोहतास जैसे जिले इंडस्ट्री के हब बने हुए हैं। तो हमने नींव देख ली, पहली मंजिल देख ली। अब चलिए हमारे इस जियोलॉजिकल घर की छत पर चढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जिसे एक बहुत बड़ी भारी ताकत यानी कि महान हिमालय ने शिकल दिया है। नक्शे के बिल्कुल उत्तरी सिरे पर वो पतली सी पट्टी देखिए, वो है टर्शियरी चट्टानें, और वो यहाँ एक खास वजह से हैं, हिमालय का बनना। ये उस जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना की सीधी गूंज है। हमारी एनालॉजी में ये चट्टानें घर के ढलान वाली छत की तरह हैं। ये स्ट्रक्चर का सबसे ऊंचा हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ी बाहरी घटना, उस टक्कर से बनी है जिससे हिमालय पैदा हुआ। याद रखने वाली जरूरी बात, ये बिहार की सबसे नई हार्ड रॉक्स हैं, और ये सीधे सीधे एक खास ज्योग्राफिकल फीचर से जुड़ी हैं, पश्चिम चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी। इस कनेक्शन को अपनी परीक्षा के लिए जरूर याद रखिएगा। और अब आते हैं आखिरी परत पर, वो परत जो बिहार के ज्यादातर हिस्से को ढकती है और राज्य को उसका आज का स्वरूप देती है। ये वो परत है जिस पर ज्यादातर लोग रहते हैं, काम करते हैं। नक्शे पर ये जो इतना बड़ा हल्के रंग का इलाका है ना, बस यही है वो क्वार्टरनरी परत। लेकिन ये कोई सख्त चट्टान नहीं है, ये तो वो उपजाऊ तोहफा है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों ने सदियों से यहाँ जमा किया है। और यहीं पर हमारी एनालॉजी पूरी होती है। ये घर का बगीचा है, उसकी उपजाऊ मिट्टी है जिसे नदियों ने बिछाया है, और जहाँ खेती लहलहाती है। तो ये असल में है क्या? ये रेत, गांध और बजरी का एक बहुत ही रिच मिक्स है, जिसे नदियों ने हाल के समय में जमा किया है। लेकिन इसका असली नाम है उपजाऊपन, फर्टिलिटी। यही वजह है कि बिहार भारत के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल सेंटर्स में से एक है। ठीक है, तो हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जियोलॉजिकल पजल बिहार के आज के नक्शे के साथ कैसे फिट बैठता है। और ये देखिए कैसे भूविज्ञान सीधे सीधे भूगोल को बना रहा है। दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टानें, वो है जमुई और नवादा। दक्षिण पश्चिम में विंध्यन, वो है कैमूर और रोहतास। और उत्तर में टर्शियरी, वो है पश्चिमी चंपारण।
इस मैप ओवरले को समझना यही आपके एग्जाम में सवालों को सॉल्व करने की चाबी है। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सब कुछ एक जगह ले आती है, चट्टान का प्रकार, हमारी घर वाली एनालॉजी, उससे जुड़े जिले और सबसे ज़रूरी हर एक की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। तो हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट साफ है तो सोचिए कि कैसे ये पुरानी चट्टानें आज भी बिहार की इकोनॉमी को चला रही हैं। कैसे दक्षिण में खदानों की दौलत से लेकर उत्तर में खेती की खुशहाली तक सब कुछ इन चट्टानों से जुड़ा है। सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, इस कनेक्शन को समझना है कि कैसे अरबों साल पहले की जियोलॉजी आज भी तय कर रही है कि बिहार में कौन क्या कर रहा है। बस यहीं पर जियोग्राफी इकोनॉमिक्स से मिलती है। बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बिहार का प्राचीन भूविज्ञान मतलब एंशिएंट जियोलॉजी ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोर भी खूब दिलाता है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और उन सभी पहलुओं को समझेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में दिखता है, बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ मिलती हैं और ये मेंस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसका जवाब बिहार के दक्षिणी जिलों में छिपा है और मजे की बात यह है कि यही जवाब बिहार की आर्थिक क्षमता की चाबी भी है। हो सकता है ये टेक्स्ट देखकर थोड़ा मुश्किल लगे, डेंस लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एकदम आसान बना देंगे, पॉइंट पॉइंट, ताकि हर कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में बैठ जाए और मार्क्स पक्के हों। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले बिहार के प्राचीन नींव को समझेंगे, फिर आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों में क्या फर्क है वो देखेंगे। इसके बाद मैप पर देखेंगे कि ये सबसे पुराने क्षेत्र कहाँ हैं, बीपीएससी के लिए कौन से फैक्ट्स सबसे जरूरी हैं, और आखिर में इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आर्थिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आर्कियन और धारवाड़। इन दो तरह की पुरानी चट्टानों के बीच का जो फर्क है उसे समझना होगा। समझिए कि ये बिहार के पूरे भूविज्ञान का फाउंडेशन है, एकदम आधार। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, आर्कियन चट्टानें हैं ओरिजिनल रॉक, मतलब जनक चट्टान, पेरेंट रॉक। ये पृथ्वी की सबसे पहली चट्टानों में से एक हैं। अब लाखों करोड़ों सालों तक इन पर इरोजन हुआ, प्रेशर पड़ा, गर्मी पड़ी, तो क्या हुआ? इनका रूप बदल गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गई और इसी ट्रांसफॉर्मेशन से बनी धारवाड़ चट्टानें, जिन्हें हम संतति या चाइल्ड रॉक कह सकते हैं। और जानते हैं इस बदलाव का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? ये चट्टानें नए गुणों से, खासतौर पर खनिजों से एकदम भरपूर हो गईं। अब ये जो धारवाड़ नाम है ना, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले से आया है, जहां इस तरह की चट्टानें पहली बार पहचानी गईं। और ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है। धारवाड़ मतलब मूल्यवान खनिज, वैल्यूएबल मिनरल्स। ये अपने आर्थिक महत्व के लिए ही प्रसिद्ध हैं और ये मेंस के लिए की पॉइंट है, इसे अच्छे से याद रखना है। तो अब बिहार के मैप पर आते हैं, देखते हैं कि ये चट्टानें आखिर मिलती कहाँ हैं। ये जो जानकारी है ना, ये प्रीलिम्स के लिए प्योर गोल्ड है। यहां से सीधे सीधे लोकेशन पर सवाल बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो जो खनिज से भरपूर धारवाड़ चट्टानें हैं वो मिलती हैं दक्षिण पूर्व बिहार में। कौन कौन सी जगह हैं? जमुई, नवादा, मुंगेर और हाँ, राजगीर और बिहार शरीफ की पहाड़ियां और खड़गपुर की पहाड़ियां। इन जिलों के नाम एकदम रट लेने हैं। क्यों? क्योंकि यही बिहार के मिनरल हब हैं और यहीं से राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तय होती है। अच्छा, और वो जो ओरिजिनल मतलब आर्कियन चट्टानें थीं वो कहाँ हैं? वो मिलेंगी गया, मुंगेर और शेखपुरा में। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात पर गौर कीजिए। मुंगेर में आर्कियन और धारवाड़ दोनों तरह की चट्टानें मिलती हैं। ये ओवरलैप इसे जियोलॉजिकली बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट बना देता है। चलिए, अब आते हैं बीपीएससी के सबसे पसंदीदा सवालों पर। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब ये तो पता होने ही चाहिए, इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले इनकी उम्र। ये रॉक सिस्टम्स कितने पुराने हैं? लगभग 450 से 60 करोड़ साल। जरा सोचिए, 450 to 60 करोड़ ईयर्स। ये इतना विशाल टाइम स्पैन है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब वो फैक्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इन चट्टानों में कोई जीवाश्म, कोई फॉसिल्स नहीं मिलता। एब्सोल्युटली जीरो फॉसिल्स। ये एक क्लासिक बीपीएससी क्वेश्चन है, इसे एकदम गांठ बांध लीजिए। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इन इतनी पुरानी चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, पर बहुत गहरा भी। क्योंकि ये चट्टानें तब बनी थीं जब धरती पर लाइफ यानी जीवन शुरू ही नहीं हुआ था। जीवाश्म यानी फॉसिल्स तो जीवों के अवशेष होते हैं, है ना? पर जब जीव थे ही नहीं तो जीवाश्म कहां से आएंगे? ये बात इन चट्टानों की उम्र का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, अब जरा खड़गपुर की पहाड़ियों पर जूम इन करते हैं। ये एक बहुत ही खास इलाका है। इस टेबल में इसके बारे में जो भी की डेटा है वो दिया गया है, जो पूछा जा सकता है।
जैसे कि इसका कुल एरिया लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे ऊंची चोटी 450 मीटर्स की है और यहाँ नीस, स्लेट और क्वार्ट्जाइट जैसी चट्टानें मिलती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट, मतलब इन सब चट्टानों का क्या फायदा, इनका आर्थिक महत्व क्या है? और ये जानना सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के पेपर के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये एक लाइन अनेक मूल्यवान धातुएं पाई जाती हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती हैं। धारवाड़ सिस्टम जो है वो बिहार का जियोलॉजिकल ट्रेजर चेस्ट है, एक खजाना है जिसमें मूल्यवान धातुएं भरी हुई हैं। और ये खजाना यहाँ क्यों है? क्योंकि ये चट्टानें असल में खनिज से भरे छोटा नागपुर पठार का ही एक एक्सटेंशन है, एक हिस्सा है। यही भौगोलिक कनेक्शन हमें बताता है कि ये पूरा इलाका बिहार की इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो आखिर में बस ये सोचना है कि कैसे बिहार की अरबों साल पुरानी भूवैज्ञानिक नींव आज उसकी औद्योगिक और आर्थिक क्षमता को आकार दे रही है। इस कनेक्शन को समझना, इन एंशिएंट फाउंडेशंस और आज के बिहार के विकास के बीच के लिंक को पकड़ना, यही इस टॉपिक की असली समझ है और यही परीक्षा में कामयाबी दिलाएगी। आज हम बिहार के भूगोल का वो टॉपिक उठा रहे हैं जहां से सवाल बनता ही बनता है, विंध्यन चट्टान प्रणाली। तो चलिए आज इसे अच्छे से समझकर कुछ नंबर पक्के कर ही लेते हैं। कभी सोचा है कि बिहार की चट्टानें आपको बीपीएससी में कैसे मार्क्स दिला सकती हैं? यह सच है क्योंकि बिहार की जियोलॉजिकल बनावट और उसमें भी खास तौर पर विंध्यन समूह बीपीएससी का आप कह सकते हैं ये एक पेट टॉपिक है। प्रीलिम्स हो या मेंस, सवाल यहां से आते ही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बिहार का एक जियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि यह विंध्यन समूह कहां है और क्यों जरूरी है। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे और हां, बिहार का स्टार मिनरल पाइराइट, इस पर खास ध्यान देंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं वो सब एक जगह पर। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, बिहार का जियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन। देखिए, किसी भी जगह की जो मिनरल वेल्थ होती है ना, मतलब जो खनिज संपदा है, वो वहां की चट्टानों पर ही तो निर्भर करती है और बिहार के मामले में ये बात एकदम फिट बैठती है। अब देखिए, बिहार में सिर्फ विंध्यन ही नहीं है, धारवाड़ भी हैं, टर्शरी रॉक्स भी हैं, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ विंध्यन सिस्टम की बात करेंगे। सवाल उठता है क्यों? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि बीपीएससी सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछता है। तो चलिए इसी पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लेते हैं। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, विंध्यन समूह का लोकेशन और इसकी इंपॉर्टेंस। मतलब ये चट्टानें बिहार में हैं कहां और इतनी खास क्यों है? ये दो बातें, लोकेशन और इंपॉर्टेंस, इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। जरा इस मैप को देखिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, बिहार का दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, यहीं पर ये विंध्यन चट्टानें मिलती हैं। एग्जाम के लिए बस 2 जिलों के नाम रट लीजिए। कौन कौन से? रोहतास और कैमूर, बस। अब एक नंबर जो प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये चट्टानें कितने एरिया में फैली हैं? लगभग 1280 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, 1280। इस नंबर को कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। और हाँ, इसी इलाके को कैमूर का पठार भी कहते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में कैमूर प्लेटों का नाम आए, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि बात हो रही है विंध्यन चट्टानों की। असल में ये वही विंध्यन रेंज है जो मध्य प्रदेश और यूपी से होते हुए बिहार में एंटर करती है। ठीक है, लोकेशन तो समझ आ गया, अब जरा इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, मतलब इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, विंध्यन ग्रुप को समझने के लिए इसे 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इससे यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा मिनरल कहां मिलेगा। तो ये 2 ग्रुप्स हैं और हम इन्हें एक एक करके देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी को इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो पूछना बहुत पसंद है। स्क्रीन पर देखिए, दोनों में क्या फर्क है, एकदम साफ है। एक तरफ है लोअर विंध्यन ग्रुप यानी निम्न विंध्यन समूह, ये फेमस है चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए, और दूसरी तरफ है अपर विंध्यन ग्रुप यानी ऊपरी विंध्यन समूह। इसमें मिलता है बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट। बीपीएससी बस यही पूछता है कि कौन सा पत्थर किस ग्रुप में है और कहां मिलता है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के असली हीरो पर, वो मिनरल जिसने बिहार को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई है। हम बात कर रहे हैं पाइराइट की। विंध्यन चट्टानों का अगर कोई सबसे बड़ा खजाना है तो वो यही है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, मतलब लीडिंग स्टेट। सीधी भाषा में कहें तो पाइराइट के प्रोडक्शन में बिहार की मोनोपोली है, एकाधिकार है। मीन्स में ये फैक्ट लिखने से आपके जवाब में वजन आएगा। पर यह मोनोपोली कितनी बड़ी है सोचे जरा। पूरे देश का, ध्यान से सुनिएगा, पूरे देश का लगभग 75%, 75% पाइराइट अकेला बिहार देता है। यह आंकड़ा आपको याद रखना ही रखना है, एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये पाइराइट आखिर मिलता कहाँ है? तो जिला तो वही है, रोहतास,
और रोहतास में भी 2 जगह हैं, आमझोर और बंजारी। नाम याद कर लीजिए, आमझोर और बंजारी। यहीं पर जमीन के नीचे 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी पाइराइट की लेयर मिलती है। मेंस के लिए ये लोकेशंस बहुत खास हैं। तो पाइराइट को लेकर 3 बातें दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है। मिनरल कौन सा? पाइराइट। जगह कौन सी? रोहतास का आमझोर बंजारी एरिया। और तीसरा, इसका काम क्या है? इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक इंडस्ट्री की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे फटाफट कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये समझिए कि ये आपका फाइनल रिवीजन टूल है। यहां से आपको एकदम रेडीमेड जानकारी मिल जाएगी। ये टेबल, ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। इसको तो बस याद कर लेना है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर लोअर विंध्यन रोहतास में, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर अपर विंध्यन कैमूर और रोहतास में, और सबसे जरूरी पाइराइट पूरे विंध्यन सिस्टम का हिस्सा है और मिलता है रोहतास के आमझोर में। मेरा सुझाव है, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जो सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि बिहार की इकोनॉमी का भी है। जरा सोचिए कि पाइराइट और लाइमस्टोन जैसे जो हमारे मिनरल रिसोर्स हैं, उनका अगर सही से इस्तेमाल हो तो बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां तक पहुंच सकता है। यह सवाल आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आज हम भूगोल का एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक समझने जा रहे हैं, बिहार की हिमालयी तलहटी। यकीन मानिए, यहां से सवाल बनता ही बनता है। तो चलिए इसे पूरी तरह से डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हिमालय बना कैसे, मतलब द बिग पिक्चर। फिर हम बिहार और हिमालय के कनेक्शन को जोड़ेंगे। इसके बाद बिहार में जो शिवालिक रेंज है उसकी डिटेल में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से जिले मैप पर इंपॉर्टेंट हैं, और हाँ, आखिर में वो सारे फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार के भूगोल को समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, उस विशाल भूवैज्ञानिक घटना पर जिसने बिहार की पूरी उत्तरी सीमा को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय के निर्माण की। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे नए फोल्ड माउंटेन्स हमारे हिमालय ने बिहार की जमीन को कैसे प्रभावित किया। ये वो कनेक्शन है जो बीपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये शब्द एकदम याद कर लीजिए, टर्शरी युग। बीपीएससी में ये कीवर्ड सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ये वही जियोलॉजिकल एरा है जब हिमालय का जन्म हुआ था। एक और दिलचस्प बात यह है कि हिमालय कोई एक झटके में नहीं बन गया। इसका निर्माण, इसका उत्थान 3 चरणों में हुआ, एओसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन। और आप आगे देखेंगे कि इनमें से जो बाद के 2 चरण हैं वो बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, हिमालय बन गया, पर सवाल अभी भी वही है, इसका बिहार से क्या लेना देना। चलिए अब इस पूरी कहानी को बिहार के नक्शे पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये कनेक्शन आखिर है कहाँ। याद है हमने दूसरे और तीसरे चरण के उत्थान की बात की थी। उन्हीं 2 चरणों का नतीजा था कि हिमालय का एक हिस्सा, एक रेंज, सीधे बिहार की सीमा के अंदर तक आ गया। और ये हुआ कहाँ? ये हुआ बिहार के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी कोने में। पूरा का पूरा एक्शन इसी एक क्षेत्र में केंद्रित है। और ये मैप देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये जो पर्वत श्रेणी दिख रही है, यही है शिवालिक रेंज, जो आज के पश्चिम चंपारण जिले की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलती है। इस लोकेशन को दिमाग में बैठा लीजिए। अब जब हमें जगह पता चल गई है तो चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और खुद शिवालिक रेंज की खासियतों को समझते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ से बहुत अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं। तो शिवालिक के बारे में ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, ये टर्शरी संरचना का हिस्सा है। दूसरी, ये पूरे हिमालय का सबसे दक्षिणी, सबसे बाहरी हिस्सा है। तीसरी, ये दूसरे और तीसरे उत्थान में बना। और चौथी, ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक से बना है। देखिए, थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन बीपीएससी का असली खेल मैपिंग में है। आपको नक्शे पे उंगली रखकर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी जानकारी सामने आती है जिसे कई लोग मिस कर जाते हैं। देखिए, पश्चिम चंपारण तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवालिक संरचना के कुछ हिस्से पूर्णिया जिले में भी मिलते हैं? ये एक जबरदस्त पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो फर्क समझिए, पश्चिम चंपारण में शिवालिक की एक प्रॉपर कंटिन्यूअस रेंज है, वहीं पूर्णिया में इसके सिर्फ कुछ छोटे बिखरे हुए हिस्से मिलते हैं। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ ऐसे नंबर और फैक्ट्स पर आते हैं जिन्हें आपको रट लेना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वो डेटा है जो सीधे परीक्षा में दिखता है। 160 मीटर, ये नंबर दिमाग में छाप लीजिए। ये वो कॉन्टूर लाइन, वो ऊंचाई है जो शिवालिक की पहाड़ियों को बिहार के विशाल मैदानों से अलग करती है।
मतलब 160 मीटर से नीचे मैदान और इसके ऊपर पहाड़ी इलाका। और हाँ, बिहार में शिवालिक की ऊंचाई भी अलग अलग है। ये करीब 250 मीटर से शुरू होती है और कहीं कहीं 800 मीटर तक भी पहुंच जाती है। तो ये रेंज भी हमें पता होनी चाहिए, 250 से 800 मीटर। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ रिवाइज करते हैं। लोकेशन क्या है? उत्तर पश्चिम बिहार, मेनली पश्चिम चंपारण। ऊंचाई कितनी है? 250 से 800 मीटर। चट्टानें कैसी हैं? अवसादी यानी सेडिमेंट्री। और विभाजक रेखा 160 मीटर की समोच्च रेखा। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो हमने बिहार के सबसे उत्तरी पहाड़ी हिस्से को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन शिवालिक पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में जो बिहार का विशाल मैदान फैला है, वो कैसे बना? उसकी कहानी क्या है? खैर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जरूरी टॉपिक है, जिस पर बात हम शायद अगले विश्लेषण में करेंगे। तब तक इन फैक्ट्स को पक्का कर लीजिए। चलिए आज चलते हैं लाखों साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब बिहार का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। आज हम जमीन के नीचे दबी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को खोद कर निकालेंगे, बिहार की भूगर्भिक कहानी। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये है आज का बिहार, हम सब इसे पहचानते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जिलों और शहरों का एक नक्शा नहीं है। इसके नीचे एक पूरी भूगर्भिक पहेली छिपी है और इसके हर एक हिस्से की अपनी एक अलग, बहुत पुरानी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की पूरी जमीन एक जैसी है, या फिर ये 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बंटी एक कहानी है? हमारी आज की ये पूरी पड़ताल बस इसी सवाल के आसपास घूमेगी। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है बिहार के सबसे पुराने, सबसे बुनियादी हिस्से से। हम बात कर रहे हैं उन चट्टानों की जो मानव वक्त की शुरुआत से यहीं मौजूद हैं। अगर हम जमीन के नजरिए से देखें तो बिहार का जो दक्षिणी पठारी इलाका है ना, वो सबसे पुराना है। असल में ये उस विशाल महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है जो करोड़ों साल पहले हुआ करता था। हमारी कहानी की जड़ें यही हैं। देखिए, बिहार की जमीन के बनावट को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। दक्षिण में हमें मिलती हैं सबसे पुरानी चट्टानें, धारवाड़ और विंध्यन। इनके बाद नंबर आता है टर्शरी चट्टानों का, और सबसे नई, सबसे जवान है क्वाटरनरी चट्टानें, जिनसे हमारे ये विशाल मैदान बने हैं। इनमें जो सबसे पुरानी है यानी धारवाड़ चट्टानें, वो आपको मिलेंगी दक्षिण पूर्व के इन जिलों में, मुंगेर, नवादा, जमुई से लेकर गया और खड़गपुर तक। समझिए ये बिहार की सबसे प्राचीन नींव हैं और खनिजों से भरी हुई हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा दक्षिण पश्चिम की तरफ चलें तो रोहतास और कैमूर के इलाकों में विंध्यन समूह की चट्टानें फैली हुई हैं। ये भी बहुत पुरानी हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का ये पूरा दक्षिणी किनारा ही इसका सबसे पुराना हिस्सा है। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। करोड़ों साल बीत गए और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे इलाके का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था हिमालय का जन्म। ये सब हुआ टर्शरी काल में, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो उस जबरदस्त टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय ने सिर उठाना शुरू किया। ये एक बहुत धीमी पर बहुत ही ताकतवर घटना थी। इसका असर बिहार पर कहां पड़ा? सीधा सीधा उत्तरी कोने पर। आज जो हम पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियां देखते हैं, वे असल में हिमालय के ही शुरुआती हिस्से हैं जो इसी टर्शरी काल में बने थे। तो यहां सबसे दिलचस्प बात यह हुई, सोचिए, एक तरफ नया नया हिमालय ऊपर उठ रहा था और दूसरी तरफ हमारा पुराना दक्षिणी पठार पहले से ही मौजूद था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी खाई बन गई, जिसे द्रोणी कहते हैं। अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम अध्याय। ये विशाल खाई आखिर भरी कैसे, और कैसे जन्म हुआ बिहार के इन उपजाऊ मैदानों का? इसे समझने का सबसे सीधा तरीका यह है, देखिए, पहले से एक पठार था, फिर हिमालय उठा, बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई, और फिर हजारों लाखों सालों तक नदियों ने उस खाई को मिट्टी और गाद से पाट दिया। बस यही है बिहार के मैदानों के बनने की कहानी। यह हुआ प्लेस्टोसीन काल में। हिमालय से जो नदियां निकल रही थीं, जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां, वो अपने साथ ढेर सारा मलबा, मतलब जलोढ़ मिट्टी लेकर आईं और उस खाई में जमा करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि यह काम आज भी चल रहा है। तो इस पूरी लाखों साल पुरानी भूगर्भिक कहानी ने आज के बिहार को आखिर क्या शक्ल दी है? चलिए देखते हैं इस कहानी का नतीजा क्या निकला। ये आंकड़ा देखिए जरा, 95%, मतलब नदियों के द्वारा बनाई गई ये क्वाटरनरी संरचना, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, आज बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% हिस्सा है। ये तो हैरान करने वाली बात है।
तो असल में ये क्वाटरनरी संरचना ही है जो आज के बिहार की पहचान है। ये प्लेस्टोसीन काल से लेकर आज तक के जमाव से बनी है, जिसने गंगा के विशाल मैदानों को बनाया, और यही बिहार की जबरदस्त खेतीबाड़ी का आधार भी है। लेकिन ठहरिए, ये मैदान भी हर जगह एक जैसा नहीं है। इसमें भी एक फर्क है। मोटे तौर पर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर की तरफ यानी हिमालय के पास इस जलोढ़ मिट्टी की गहराई 700 मीटर तक भी हो सकती है। वहीं इसके दक्षिण में ये परत थोड़ी पतली है। और ये बात इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटती है। मतलब जिस प्रक्रिया ने इस जमीन को इतना उपजाऊ बनाया, वही इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती की वजह भी है। नदियों का मिट्टी जमा करने का ये सिलसिला आज भी चल रहा है, और इसी वजह से इस इलाके में हर साल बाढ़ भी आती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, लाखों साल पुरानी चट्टानों और हजारों साल से बहती नदियों की ये कहानी बिहार के आने वाले कल को, इसकी खेती को, इसकी अर्थव्यवस्था और इसकी चुनौतियों को आखिर कैसे और कब तक प्रभावित करती रहेगी? ये एक सोचने वाली बात है।